बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अश्लील गाना बजाने पर सीधे गाड़ी का परमिट ही रद्द करने का आदेश जारी हुआ है। लेकिन सवाल है कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में करीब 80% छोटे बड़े सिंगर अब भद्दे आपत्तिजनक वाले शब्दों के साथ ही गाने बनाते हैं, वहां अश्लीलता पर संपूर्ण बैन कब लगेगा? सुपर हिट लागे रे छलकता हमरो जीन्स चप्पल, जरा वेट कराओ राजा। जिनके शब्द बोलने में ही बीप करना पड़ जाए, वो पूरे के पूरे अश्लील गाने बजते रहते हैं। जैसे हाजीपुर की पुलिस लाइन में और नेताओं के मंच तक। तो अब बिहार में सरकार ने फरमान निकाल दिया कि बस टेम्पो ट्रक या दूसरे कमर्शियल वाहन में अश्लील गाना बजता है तो गाड़ी का परमिट रद्द कर देंगे। राज्य सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बजने वाले अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला 2018 के राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में ही किया था, लेकिन उस कानून का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जबकि होली का मौसम है और ऐसे में अश्लील गानों की बाढ़ आ जाती है, तो सरकार की नींद खुली है। नींद ऐसी उड़ी है कि टेम्पो वाले तो अपनी गाड़ी से स्पीकर, रेडियो, गाजा बाजा सब हटवाने लग गए। गाना नहीं है, गाड़ी लगाना में गाड़ी में गाना लगाना मना है। हाँ, पहले बजाते थे। पहले जब एक बार छिना गया दोबारा हम बाजा का नाम ही निशान नहीं लेते थे। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का टर्नओवर सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए। भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के करीब 26 करोड़ दर्शक हैं, जिसकी फिल्म और एल्बम बिहार के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होती है। तो बिहार में ये अश्लील गाने चलाने पर टेम्पो ट्रक बस का परमिट रद्द करने वाला एक्शन अभी क्यों लिया जा रहा है? जहाँ भी महिलाएं बैठती थी तो लोग जानबूझ करके बहुत सारे लोग अश्लील गाना बजा देते, इसका विरोध हो रहा था। इसकी वजह से ही हम लोगों ने ये कार्रवाई किया है। ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है, अब उन लोगों को मना करने पे भी मना तो खैर हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि सारे लोग कंफर्टेबल है, तो हम फिर क्यों मना कर पाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा खराब लगता था और कुछ नहीं। तो वर्डिंग भी अच्छा नहीं होता है भोजपुरी सॉन्ग ये सब का, तो बहुत अनकंफर्टेबल टाइप का फील होता है। जैसे हाथ जोड़े इन जनाब को देखिए, ये भी लोकल सिंगर है, लेकिन बिहार के ऐसे सिंगर जिन्होंने बेहद भद्दे, अश्लील और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले गाने का एल्बम बना दिया, वैशाली से गिरफ्तार हो गए। मेरे को माफी दिया जाए और आगे से ऐसा कुछ गलती नहीं होगा। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। पहला, अश्लील गाने बजाने पर कार्रवाई क्या सिर्फ बजाने वालों पर होगी? दूसरा सवाल, क्या अश्लील गाने लिखने गाने वाले छोटे कलाकार ही पकड़े जाएंगे? और तीसरा सवाल, भद्दे आपत्तिजनक गाने लिखने वाले बड़े सितारे भी क्या पकड़े जाएंगे? जब गाना बंद हो जाएगा ना, तो गाने वाले खुद ब खुद गाना नहीं गाएंगे गंदा। हमारे भोजपुरी भाषा भाषी के लोग भी अगर ठान लें तो गायक सब तरह के गीत गाते हैं, गायक जो है खुद ब खुद सुधर जाएंगे। गाने बनाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सिर्फ बजाने वाला नहीं। जब तक बनाने वाला बंद नहीं होगा तब तक बजाने वाले पे आप हर बार ये सरकार हमेशा कमजोर लोगों को पकड़ती है। आप उस म्यूजिक इंडस्ट्री को नहीं पकड़ना चाहते, उस गीतकार पर आप सवाल, उस संगीतकार पे नहीं आप कर रहे, आप ऑटो वाले से बात करेंगे। 2018 के आदेश पर फिलहाल एक्शन में आए बिहार को जरूरत है कि समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, सिर्फ मौसमी कार्रवाई न हो। यानी अब जरूरत भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को जड़ से खत्म करने की है। उत्कर्ष सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। दिल्ली में एक सगे बेटे ने अपनी 76 साल की बुजुर्ग मां को इतनी ताकत से थप्पड़ मारा कि उसके प्राण निकल गए और उसका शरीर किसी पुराने जर्जर मकान की तरह ढह गया। धरती और नदियों को भी मां कहने की संस्कृति वाला देश भारत, जहां अब ये वीडियो चुभता हुआ सवाल पूछता है, क्या बुजुर्गों को लेकर सम्मान का सीना समाज में छलनी होता जा रहा है? जिस देश में कहा गया कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वहां एक मां पर अपने ही बेटे के हाथों हुए हमले का वीडियो इसी बात को सत्य स्थापित करता नजर आता है।
लेकिन सवाल है ऐसा हमला बेटे ने ही मां पर क्यों किया, जहां मां ने दम तोड़ दिया। तारीख 15 मार्च, वक्त दोपहर 12:35, जगह बिंदापुर, दिल्ली। इस वीडियो में घर के बाहर खड़े 3 लोग हैं। रणवीर नाम का बेटा, बहू और 76 साल की बुजुर्ग मां अवतार कौर। 57 सेकंड के वीडियो में थोड़ी देर में बेटा घर की डोरबेल बजाता दिखता है। फिर बेटा बहू मिलकर मां से कुछ बहस करते नजर आते हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों खड़े हैं, संवाददाता अरविंद ओझा से सुनिए। 15 मार्च को बेटे रणवीर का किराएदार से पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस को बकायदा पीसीआर कॉल भी की गई थी। पुलिस की टीम जब यहां पर पहुंची तो पुलिस को बताया गया कि मामले को सुलझा लिया गया है। पुलिस जब यहां से रवाना हुई तो उसके बाद सास, बहू और बेटे आपस में बातचीत करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। 36वें सेकंड पर बुजुर्ग मां कुछ कहती दिखती है। 4 सेकंड बाद बहू बोलना शुरू करती है। 44वें सेकंड में बहू पति की तरफ इशारा करके कहती है और फिर तुरंत इसके बाद बेटा रणवीर 76 साल की मां पर हमला कर देता है। तेज प्रहार से मां सिर के बल गिर जाती है। बहू से उठाने को झुकती है। बेटा अपनी बेसुध होकर गिरी मां को उठाने तक तुरंत नहीं झुकता। बेटे रणवीर ने जब अपनी मां को थप्पड़ मारा तो मां इसी जगह पर जमीन पर गिर गईं। आनन फानन में मां को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले को छुपाने के लिए बेटे ने आनन फानन में अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। यहां तक कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं बनाई गई थी। लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जन्म देने वाली मां की ही सांसें छीन लेने वाले बेटे रणवीर को गिरफ्तार कर लिया। लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो जाती है और ये इंसिडेंट जो है लेटर ऑन रिवील हुआ। सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया गया है 304/200 IPC में, और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मां अवतार कौर का ये घर, जिसके बाहर बेटे ने सीसीटीवी कैमरे लगवा कर लिखवा दिया कि ये घर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, लेकिन वही बेटा अपनी मां का ख्याल रखने वाली निगरानी नहीं कर सका। तो हमला किस वजह से किया गया? हमले वाली जगह पहुंचकर संवाददाता अरविंद ओझा ने मृतक बुजुर्ग की बहू से पूछा, किस चीज के लिए गुस्सा आ गया था आपके हस्बैंड को, ये बता दीजिए सिर्फ। वो तो हमारे प्रॉपर्टी का मैटर था। मां को मारने वाला बेटा पकड़ा गया, तो क्या कहानी सिर्फ इतनी है या फिर बुजुर्गों के लिए अपनों से ही खतरे का यह अंदेशा समाज में चारों तरफ फैला है? क्योंकि इसी हफ्ते महाराष्ट्र के अकोला में सगी बेटी ने प्रॉपर्टी में कुछ रुपए के विवाद पर मां को मार दिया। बिहार के अररिया में 6 साल से 3 बेटों ने ही पिता को एक कमरे में बंद करके रखा था। पिता को पुलिस ने छुड़वाया। और हेल्पेज इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक बुजुर्गों को प्रताड़ित करने वाले 56% मामले में उनके अपने ही बेटे शामिल होते हैं। सर्वे कहता है कि बुजुर्ग परिजन के साथ हिंसा में 26% बहुएं जिम्मेदार होती हैं। सर्वे ये भी बताता है कि बुजुर्ग पिता के मुकाबले ज्यादा माताएं अपने बेटों के कारण प्रताड़ित होती हैं। 30% वृद्ध महिलाओं, जबकि 26% बुजुर्ग पुरुषों ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें मारा पीटा, गाली दी या फिर डराया, जबकि 15% बूढ़ी महिलाओं और 8% बुजुर्ग पुरुषों ने अपनी बहू को प्रमुख रूप से प्रताड़ना का कारण बताया। जिस दौर में संस्कृति की चिंता के नाम पर सियासत होती हो, उसी वक्त में बुजुर्गों के सम्मान की संस्कृति पर दिखता खतरा चिंता की बात है। जरूरी है कि समाज के भीतर से ही इसके खिलाफ दस्तक हो। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। इंटीलिया केस में पहले मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी होना और फिर गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाना, यह कोई संयोग नहीं है। इस ट्रांसफर को इंटीलिया केस से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। बीजेपी पहले से ही इस केस पर परमबीर सिंह के इस्तीफे की मांग करती रही है, क्योंकि एनआईए की जांच में ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनकी वजह से शक की सुई परमबीर सिंह की तरफ भी घूम रही है। मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है, ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए।
एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला। जाहिर है एंटीलिया केस से इसका कनेक्शन है, क्योंकि जब से एनआईए ने इस केस की जांच शुरू की थी तब से परमबीर सिंह पर शक की सुई घूम रही थी। इसकी एक नहीं कई वजह। पहली वजह तो खुद सचिन वाजे और परमबीर सिंह की केमिस्ट्री। जैसे कि एंटीलिया के विस्फोटक कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे। 16 साल बाद सचिन वाजे को अदालत के आदेश के खिलाफ जाकर बहाल करने का फैसला भी परमबीर सिंह का था। 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ये बात तो कबूल कर रहा है कि वो इस साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन उसके साथ इस साजिश में कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, उनकी भूमिका के बारे में सचिन वाजे ने चुप्पी साधी है। और सचिन वाजे की ये चुप्पी परमबीर सिंह की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाती है। एंटीलिया केस में इस्तेमाल की गई इनोवा कार मुंबई पुलिस की है, जो बाद में परमबीर सिंह के ऑफिस के बाहर खड़ी मिली। जैश उल हिंद नाम के संगठन के नाम से आया एंटीलिया संदेश का एक लिंक सचिन वाजे से जुड़ता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन को पूछताछ के लिए सचिन वाजे दक्षिण मुंबई में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लेकर आया था। एंटीलिया केस में परमबीर सिंह पर शक की बात पर एनआईए की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी चर्चा पहले से ही थी, जो अब परमबीर सिंह के ट्रांसफर के बाद और तेज हो गई। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भले ही थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आती। जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होंगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो जाएगी। अब सवाल यह है कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी कार खड़ी करने के पीछे क्या वाकई परमबीर सिंह की कोई भूमिका थी? सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने सचिन वाजे की कॉल डिटेल खंगाले हैं, जिसमें उसे इस केस से जुड़े कई बड़े नामों का पता चला है। उसमें परमबीर सिंह का नाम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस घटना के पीछे सचिन वाजे का क्या मकसद था, ये उसने एनआईए को बताया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने कहा है कि वो 16 साल सस्पेंड रहने के दौरान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहता था और ये वारदात उसने नाम कमाने के लिए की थी। हालांकि एनआईए सचिन वाजे के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनआईए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अकेले सचिन वाजे इतनी बड़ी साजिश का इकलौता सूत्रधार हो सकता है। एनआईए ने जब सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया था और 12 घंटे बाद जब उनको गिरफ्तार किया, तब वो अपना मोबाइल फोन लेके नहीं आए थे। लेकिन 2 दिन बाद एनआईए की टीम ने सीआईयू के ऑफिस में रेड कर उनका मोबाइल फोन, आईपैड और साथ ही जो डीवीआर है साकेत सोसाइटी का, वो जब्त किया। लेकिन अब इन पूरे जो डिजिटल एविडेंसेस है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उसका जो डेटा है उसे डिलीट किया गया है। अब एनआईए पूरी तरीके से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो जांच रिपोर्ट होगी वो कितना इसके अंदर से डेटा रिकवर कर पाते हैं उस पर निर्भर है। एनआईए के सामने सचिन वाजे के खुलासों के बीच परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मंगलवार की रात को मुलाकात की थी, जिसके बाद आज परमबीर सिंह का ट्रांसफर हो गया। जाहिर है एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब परमबीर सिंह पर एनआईए की नजर है। सौरभ अख्तानिया, मुंबई, आज तक। वाजे के फंसने के बाद मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में मुंबई पुलिस के चीफ बने हैं हेमंत नगराले। पद संभालने के बाद हेमंत नगराले ने क्या कहा, सुनिए। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं
जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासार्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या 25 फरवरी को जब अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरा गाड़ी खड़ी थी, उसके आसपास सचिन वाजे मौजूद थे? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि वहां सीसीटीवी में एक पीपीई किट पहने शख्स की तस्वीर कैद हुई है। अब ये पीपीई किट वाला शख्स क्या सचिन वाजे ही है, इसकी जांच की जा रही है। एंटीलिया केस में एनआईए की शक की सुई सीधे सीधे सचिन वाजे पर जाकर रुक रही है। अभी तक की जांच यही इशारा कर रही है कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। ये तस्वीर 25 फरवरी की रात की है, जब एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पीपीई किट जैसे पहनकर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना के इस काल में सड़क पर पीपीई सूट पहनकर निकलना कोई शक पैदा नहीं करता, लिहाजा साजिशकर्ता ने इसका भरपूर फायदा उठाया। पर अब सवाल ये है कि ये कैसे साबित होगा कि पीपीई सूट के अंदर सचिन वाजे है, क्योंकि सूट ने चेहरे को छुपा रखा है। तो बस इसी सच को जानने के लिए एनआईए ने यह तस्वीर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी है। फॉरेंसिक टीम से कहा गया है कि वो सचिन वाजे के चलने फिरने के तौर तरीके, चलने के दौरान उनके हाथ और पांव के मूवमेंट, उनके पूरे शरीर की छोटी से छोटी हरकतें चेक करें। सचिन वाजे की असली तस्वीरों से मकसद ये पता लगाना है कि सचिन वाजे कैसे चलते हैं, चलते वक्त उनके हाथ और पांव का मूवमेंट कैसा होता है, उनका शरीर कितना और किस तरफ झुका होता है। यानी कुल मिलाकर उनके वॉकिंग पैटर्न की जांच करनी है। अगर वॉकिंग पैटर्न सीसीटीवी की इस तस्वीर से मेल खा गया तो मान लीजिए कि पीपीई सूट पहने ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे है। ये सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया। तीनों दिन मनसुख हिरन को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसुख को वाजे ने ही यह बताया कि भाई तुमको और एजेंसीज इंट्रोगेट कर सकती है, इसलिए एक कंप्लेंट कर दो। और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुख को लेकर गए और मनसुख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग अलग लोग बुलाते हैं, मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है। और जैसे ही ये साबित हो गया तो फिर इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि 25 फरवरी की रात 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले सचिन वाजे मौके पर कैसे पहुंच गए थे। यानी एनआईए के शक के हिसाब से सचिन वाजे पहले खुद स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो पार्क की, इनोवा में बैठे, थोड़ी दूर गए और फिर पीपीई सूट उतारा और वापस दोबारा सचिन वाजे बनकर मौके पर आ गए। सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश। ममता बनर्जी ने आने वाले चुनाव के लिए जनता के सामने अपना पिटारा खोल दिया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में इस बार वादों की भरमार है। घोषणा पत्र में हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी के लिए चुनावी वादे बंगाल में बीजेपी के इरादों पर कितनी चोट पहुंचा पाएंगे, ये सवाल अब बंगाल में सबके मन में है, क्योंकि दीदी ने बड़े बड़े वादे किए हैं और बड़ा काट खेला है। पहला बड़ा वादा दिल्ली की तर्ज पर घर तक राशन पहुंचाने का है। दूसरा बड़ा वादा सामान्य वर्ग के 1 करोड़ 60 लाख घरों को साल के 6,000 रुपए ट्रांसफर करने का है। तीसरा बड़ा वादा ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का है। चौथा बड़ा वादा छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना रकम देने का है। लेकिन इसमें राशन की फ्री डोर स्टेप डिलीवरी का वादा तो पहले से विवादों में है, जिसका ऐलान पुरुलिया की एक रैली में ममता बनर्जी ने किया था और जिस पर शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। doorstep already we have done the program. Everybody knows who are Sarkar.
3 months we run this program. So this is nothing new, everybody knows. So if we expand this, what is the harm? And this manifesto has been approved by the commission. लेकिन इन वादों से अलग ममता बनर्जी ने जो बड़ा चुनावी कार्ड खेला है वो है जाति का कार्ड, और जिस पर बीजेपी से उनकी होड़ भी है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में ममता ने कहा है कि महिष्य, तामुल, तिली और साहा जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ये वो जातियां हैं जिनका पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में प्रभाव है। खुद पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं और इस जाति कार्ड से कम 50 विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं। इसमें जंगल महल का इलाका भी है जहां बीजेपी बहुत मजबूत है और ममता बनर्जी हर हाल में यहां बीजेपी के पाले में गए वोटों को खींचना चाहती है। बीजेपी का जो जितना भी लीडर इधर में आने दो, हम किसी को माना नहीं करेंगे। उसको तो थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स आर हियर, जो भी तू भोगी कौन नहीं है, सब है, लेकिन आने दो। सब জায়গাতেই খেলা হবে। খেলাটা শুরু হবে 27 তারিখ থেকে জঙ্গলমহল থেকে। প্রথম ধাক্কাটা জঙ্গলমহল থেকেই পাবে बीजेपी। जाति का यही कार्ड बीजेपी भी खेल रही है और ये आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदू धर्म की कई अन्य पिछड़ा जातियों को आरक्षण से दूर रखा गया है और वो महिष्य और तेली जैसी जातियों को ओबीसी में शामिल करवाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल इसका बंगाल में ऐलान भी किया था। अपने वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा कि नहीं रखा? महिष्य और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। No, what he said for particular 2-3 community. Yes. They cannot do for all the economic backward class. This is wrong. My manifesto is approved by the election commission. So few people have seen this. So how do you know that where the टुकली के दीदी और बीजेपी के बीच इन महीन चुनावी चालों को समझना आसान नहीं है। बीजेपी ममता को घेरने के लिए किसी भी मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो या फिर प्रचार के लिए बंगाल में छोटे से लेकर बड़े बड़े नेताओं की फौज उतार देने की हो। लेकिन ममता बनर्जी भी पुरानी नेता है, दांव भी खेल रही हैं और जवाब भी दे रही हैं। High loaded virus, a political party is playing all the nasty game. Tell Jogi to tackle the women problem first. What happened to Haftash? What happened to Dalit girls and sisters? What happened there? He is not taking any action against the culprits, the criminals, talking big here. Bengal is a peaceful state. Tell him not to do the politics. We know the religions better than them. चोट के बाद दीदी के तेवर और तीखे हो गए हैं, इसलिए बीजेपी भी अपने प्रचार को और धार दे रही है। पीएम भी कल बंगाल फिर जाने वाले हैं और पुरुलिया में रैली करने वाले हैं। अगले 7 दिन में पीएम की 4 रैलियां बंगाल में होंगी।